हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं मानव स्वास्थ्य एवं रोग। आज का जो टॉपिक है वह है उपार्जित प्रतिरक्षा, जिसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने बहुत डिटेल में सहज प्रतिरक्षा इनेट इम्यूनिटी के बारे में समझा था। आज हम बात करते हैं किसकी, तो बात होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी या उपार्जित प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, इसको आज हम डिटेल में समझते हैं। बात करते हैं यह एक्वायर्ड इम्यूनिटी है कि यह प्रतिरक्षा मानव में जन्म के बाद विकसित होती है। जब कोई शिशु माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो उसके पास उपार्जित प्रतिरक्षा नहीं रहती। जब वो पैदा हो जाता है तो जब वो वातावरण में आता है और जो वो वायु के संपर्क में आता है और तभी से ये उपार्जित प्रतिरक्षा उसके शरीर में विकसित होती चली जाती है और ये तब तक होती है जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं होती। यानी जन्म के बाद रोगों से लड़ने के लिए उसके अंदर जो प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। बात करते हैं अगले बिंदु की। यह प्रतिरक्षा तब कार्य करती है जब रोगजनक मीन्स पैथोजेंस क्या होते हैं, जो किसी भी व्यक्ति के अंदर रोग उत्पन्न करते हैं। ये जीवाणु हो सकते हैं, विषाणु हो सकते हैं और बहुत से ऐसे केमिकल्स। पैथोजेंस मानव शरीर में प्रवेश करते हैं। जैसे वो प्रवेश करेंगे तो उनको मारने के लिए यह उपार्जित प्रतिरक्षा धीरे धीरे क्या होती है, विकसित होती है और यह उन रोगजनकों को मार देती है। बात होती है यह प्रतिरक्षा स्मृति पर आधारित होती है। स्मृति यानी मेमोरी। ये जो प्रतिरक्षा होती है ये क्या करती है कि किस जो रोगजनक जो पैथोजेंस हैं उनको मारने के लिए उसने जिस हथियार का प्रयोग किया है वह उसको उस ब्लड में क्या कर लेती है, स्टोर कर लेती है, संचित कर लेती है और वह उसको एक मेमोरी की तरह रख लेती है कि जब कभी भी वो दोबारा आएगा पैथोजेंस रोगजनक तो उसको उसी हथियार से मारेंगे जिससे हम पहली बार मारे थे। तो ये स्मृति पे आधारित है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है और रोगाणु को पहचान कर उन्हें रोगाणु विशेष से निष्क्रिय कर देते हैं। और जैसे ही वो रोगाणु जो कि दोबारा प्रवेश करेगा उसको तुरंत वो पहचान लेगी और उसको क्या कर देगी, इस उपार्जित प्रतिरक्षा के द्वारा उसको नष्ट कर दिया जाता है। बात आती है अगले बिंदु की कि यह जो प्रक्रिया होती है वह किस प्रकार से शुरुआत होती है और बॉडी उसके प्रति कैसे अनुक्रिया या रिस्पॉन्स करता है, इसको समझते हैं। जो पहली हेडिंग है वह है प्राथमिक अनुक्रिया, प्राइमरी रिस्पॉन्स। होता क्या है इसको थोड़ा पहले हम समझते हैं, फिर परिभाषा पे आते हैं। यदि कोई लड़का शिशु पैदा हुआ, उसके अंदर कोई जीवाणु या बैक्टीरिया प्रवेश कर गए। अब जैसे उसके शरीर के अंदर प्रवेश किए, उसका शरीर उस जीवाणु के बारे में कुछ नहीं जानता और जैसे वो प्रवेश किया वह क्या करता है, मानव शरीर में अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश करेगा जीवाणु। अब उस जीवाणु अगर वो फैलता है तो उससे वो शिशु क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। तो अब क्या करेगा, उस शिशु का शरीर उस जीवाणु को, बैक्टीरिया को मारने के लिए अपने अंदर कुछ ऐसे विशेष प्रकार के प्रोटीन्स का निर्माण करेगा जिसको प्रतिरक्षी कहते हैं। वो प्रोटीन एंटीबॉडी का निर्माण करेगा जिससे कि उस जीवाणु को पहचान के एक एंटीबॉडी प्रतिरक्षी बनाया जिससे कि उस जीवाणु को नष्ट कर सके। लेकिन ये जो रिस्पांस होता है, जो प्राइमरी रिस्पांस होता है, वो बहुत धीमी प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं कि जीवाणु प्रवेश शरीर में घुसा और तुरंत उसको क्या कर देंगे, जीवाणु को नष्ट कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे होती है। वो धीरे धीरे पहचानता है, समझता है, फिर वो एंटीबॉडी उसको मारने के लिए एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडी बनाता है और तब ये प्रक्रिया होने में समय लगती है। यानी जो प्राथमिक रिस्पांस होता है वो काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। परिभाषा देखते हैं। जब कोई रोगजनक पहली बार शरीर में प्रवेश करता है, कोई भी जीवाणु पैथोजेंस उसके शरीर में क्या किए, प्रवेश किए, तो शरीर उसे निष्क्रिय करने के लिए, उस जीवाणु को नष्ट या निष्क्रिय करने के लिए एक धीमी अनुक्रिया देता है, एक धीरे में से रिस्पॉन्स देता है कि इसको हम किस तरीके से कोई हथियार बनाएं और इस जीवाणु को क्या करें, नष्ट कर दें, जिसे हम प्राथमिक अनुक्रिया, प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं। बात समझ में आ गई
किसी भी शिशु के अंदर जो पहली बार कोई जीवाणु गया उसको मारने के लिए उसके शरीर में जो परिवर्तन हुए वही क्या कहलाए, प्राथमिक अनुक्रिया कहलाई। अब उसके बाद क्या होता है, यानी उसको नष्ट कर दिया गया, लेकिन यदि वो बैक्टीरिया दोबारा आ गया, वो जीवाणु उस शिशु के अंदर दोबारा आ जाता है तो क्या होता है, द्वितीय अनुक्रिया, सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या कहता है कि जब वही रोगजनक, वही जीवाणु दोबारा प्रवेश करता है तो पूर्व स्मृति के आधार पर पहचान कर तीव्रता से नष्ट कर देते हैं और इसे द्वितीय या पूर्ववृत्तीय या एनाम्नेस्टिक रिस्पॉन्स कहते हैं। यानी क्या हुआ, जैसे वो जीवाणु शरीर में शिशु के अंदर प्रवेश किया, उसको उसने पहले भी मारा है और उसके पास उस शिशु के ब्लड में उसकी मेमोरी, यादें हैं कि उसको कैसे मारा गया, किस हथियार से मारा गया, वो हथियार उसके ब्लड में है, वो पुनः उस हथियार को तैयार करेगा और उसको पहचान कर क्या कर देगा, तीव्र से, तेजी से नष्ट करेगा। इस बार धीमे नहीं करेगा, प्राइमरी रिस्पांस में धीरे से नष्ट करता है, लेकिन सेकेंडरी रिस्पांस में वो बहुत तेजी से क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। इसे हम पूर्ववृत्तीय या फिर सेकेंडरी अनुक्रिया कहते हैं। आगे हम समझते हैं ये ऐसे होता क्यों है। दोनों अनुक्रियाओं का कारण, ये जो दोनों जो रिस्पांस शरीर के अंदर इन रोग जनकों के कारण उत्पन्न होते हैं, उसका कारण क्या है। तो जो पहला कारण है वो तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया, ह्यूमरल इम्यून रिस्पांस। अब ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। शरीर में उपस्थित बी लसिकाणु यानी बी लिम्फोसाइट्स एक विशेष प्रोटीन की सेना बनाते हैं जिन्हें प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज कहते हैं। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात आती है, किसकी, बी लसिकाणु या बी लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं। थोड़ा सा फिगर में ये देखिएगा, शरीर में जो ब्लड की सेल्स होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक लाल रुधिराणु जिनको हम आरबीसी कहते हैं, श्वेत रुधिराणु जिसको हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं। श्वेत रुधिराणु यानी डब्ल्यूबीसी को हम दो भागों में बांटते हैं, एक कणिकामय और दूसरी अकणिकामय, एक ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी और नॉन ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी। अब जो ग्रेनुलर होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं, बेसोफिल, इस्नोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ये तो ये हो गई, फिगर में देखिए। और जो एक ग्रेनुलेटेड होती हैं वो क्या होती हैं, अकणिकामय, वो दो प्रकार की होती हैं, एक होती है लिम्फोसाइट्स, दूसरी होती है मोनोसाइट्स। ये जो लिम्फोसाइट्स होती हैं ये डब्ल्यूबीसी हैं और इनका निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। अब अस्थि मज्जा जानते हैं, हड्डी के बीच में जो टिश्यू या मांस होता है उसी में डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। अब ये जब डब्ल्यूबीसी बनते हैं लिम्फोसाइट्स, तो यदि वो बोन मैरो में ही बन रहे हैं और बोन मैरो में ही विकसित होते हैं, बी फॉर बोन मैरो, तो बोन मैरो में विकसित होते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, बी लिम्फोसाइट्स। ध्यान से समझिएगा, ऐसे डब्ल्यूबीसी जो बोन मैरो में बन भी रहे हैं, विकसित भी हो रहे हैं, उनको हम बी लिम्फोसाइट्स या बी लसिकाणु कहेंगे। अब फिर हम आगे पढ़ेंगे, एक वर्ड आएगा कहाँ पे, देखिएगा, उसको हम कहेंगे क्या, टी लसिकाणु, टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, फिगर से समझिएगा कि वो लिम्फोसाइट्स जो बनते तो कहाँ पे हैं, बोन मैरो में बन जाएंगे, लेकिन वो विकसित कहाँ होंगे, थाइमस जो ग्लैंड होती है, थाइमस ग्लैंड में जो विकसित होते हैं, तो वो जो विकसित होते हैं, मैच्योर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, टी लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स दो प्रकार के, यदि बोन मैरो में विकसित हो रहे हैं तो बी लिम्फोसाइट्स, थाइमस ग्लैंड में विकसित हो रहे हैं तो टी लिम्फोसाइट्स। अब होता क्या है कि जो तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसमें क्या होता है कि जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो क्या करती हैं, एक प्रोटीन की बहुत बड़ी सेना बनाती हैं। उन प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी कहते हैं। ये फिगर देखिएगा, ये इस तरीके का प्रोटीन की एक संरचना बनाती हैं और इसी को हम एंटीबॉडी कहते हैं। और ये एंटीबॉडी क्या करता है, किसी भी रोगजनक को पकड़ के उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो यह बात आप समझ चुके होंगे। इस एंटीबॉडी की संरचना हम डिटेल में अगले वीडियो में अच्छे से समझेंगे। अब क्या होता है, ये एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं, तो ये एंटीबॉडी एनसीईआरटी में IgM, IgE, IgG, IgA और कई प्रकार के ऐसे एंटीबॉडीज़ उस बच्चे में विकसित होंगे। अब ये जो इनको याद करने का बहुत अच्छा है कि मेगा, MEGA, मेगा टर्म आप इंग्लिश में याद कर लेंगे तो इस तरीके से आपको चारों एंटीबॉडीज़ का नाम याद हो जाएगा। यहाँ IG मीन्स क्या होता है, IG को फुल फॉर्म कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनो माने प्रतिरक्षा, हमारे इम्यून सिस्टम से जुड़ा हुआ, और ग्लोबुलिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। तो हम अच्छे से समझ गए कि जो
ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स होता है, उसमें बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा क्या बनता है, एंटीबॉडी बनते हैं, और वो 4 प्रकार के होते हैं। यह रोगजनक को पकड़कर निष्क्रिय या उसको मार देते हैं। एंटीबॉडी में देखिएगा ऊपर क्या होते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं। ये एंटीजन बाइंडिंग साइट्स क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, उन रोगजन और पैथोजेंस को पकड़ के क्या कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं या उनको नष्ट कर देते हैं, जिससे कि रोगजनक शरीर में तेजी से फैल नहीं पाते और वह इस तरीके से शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं। फिर क्या होता है, यह प्रतिरक्षी रक्त में पाए जाते हैं, इसीलिए तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया कहलाते हैं। जो एंटीबॉडी पाए जाते हैं वो ब्लड में रहते हैं, ब्लड में तैरते रहते हैं, और ये हर एक विशेष, ये बात अब महत्वपूर्ण है कि हर रोगजनक के लिए, हर पैथोजन के लिए मनुष्य में अलग अलग प्रकार के एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है, जिसकी वजह से जब भी कोई विशेष रोगाणु आएगा उसको मारने के लिए उसी को मारने के लिए विशेष एंटीबॉडी बनी रहती है। तो वो मेमोरी में स्टोर करके रखे रहते हैं कि इस जीवाणु को इस एंटीबॉडी से मारना है, इस जीवाणु को इस एंटीबॉडी से मारना है, ये उनके अंदर स्टोर रहता है, मेमोरी रहती, स्मृति रहती है। अब हम बात अगली समझते हैं। अगले जो ये रिस्पांस उठ रहा है वो है कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा, जिसको सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। हमने पढ़ा क्या कि जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो एंटीबॉडी बनाते हैं, लेकिन अब आगे क्या देखते हैं कि जब रोगजनक सीधे विशेष कोशिकाओं के द्वारा बिना प्रतिरक्षी के नष्ट होते हैं। यदि क्या हुआ, रोगजनक शरीर में घुसा, रोगाणु शरीर में घुसा, अब उसको हम एंटीबॉडी से नहीं मार रहे हैं, सीधा जो लिम्फोसाइट्स है उसको जाके खा के नष्ट कर दे रही है, हो गई और उस रोगाणु को पकड़ी और खा ली, उसको नष्ट कर दी। तो इस प्रकार की जो इम्यूनिटी, जो प्रतिरक्षा होती है, उसको सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं, या हिंदी में कहें तो कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। अब जो टी लसिकाणु होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, ये किलर कहलाती हैं, किलर सेल कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि ये सीधे मार रही हैं, जबकि बी लिम्फोसाइट्स मारती नहीं हैं सीधे, ये एंटीबॉडी बनाती हैं, उसके द्वारा मारती हैं, माना वो बंदूक से मारती हैं और ये सीधे हमला कर देंगी। तो जो किलर सेल कहलाती हैं, जो रोगाणु को खाकर नष्ट करती हैं, और इस प्रकार वो पैथोजेंस को पकड़ेंगे और उसको खा के नष्ट कर देती हैं। साथ में टी लसिकाणु प्रतिरक्षी का निर्माण नहीं करती। जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, जो कि थाइमस ग्लैंड में होती हैं, ये एंटीबॉडीज नहीं बनाती, यानी प्रोटीन की वो प्रतिरक्षी जिसके द्वारा वो विशेष रोगाणु को पहचान के मारती हैं, वो टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा नहीं बनता, वो बी लिम्फोसाइट्स से बनता है, याद रखिएगा। किंतु उनके निर्माण में ये सहायक होती हैं। जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो प्रतिरक्षी तो नहीं बनाती, किंतु वो प्रतिरक्षी को बनाने में सहायता करती हैं, मदद करती हैं। किसकी? बी लिम्फोसाइट्स की मदद करती हैं कि भाई तुम बनाओ एंटीबॉडी और तुम इस शरीर की सुरक्षा करो। अब आगे देखते हैं अब ये महत्वपूर्ण बात, बी लसिकाणु टी लसिकाणु का निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। हमने डिटेल में पढ़ा था कि जो बोन मैरो होता है, ये हड्डी है, उसके अंदर अस्थि मज्जा है, इसी के अंदर बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स बनती हैं। लेकिन बी लिम्फोसाइट्स कहाँ मैच्योर होती है? बोन मैरो में, और टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर होती है कहाँ? थाइमस में। बी लसिकाणु अस्थि मज्जा में विकसित होती हैं, ये हमने समझ लिया था। टी लसिकाणु थाइमस ग्लैंड और थाइमस में विकसित होती हैं। तो आप समझ चुके होंगे। अब अगले वीडियो में हम डिटेल में प्रतिरक्षी की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, जिससे सीधे क्वेश्चन आता है 2 नंबर की कि उसका चित्र बनाइए और उसके बारे में उसका वर्णन करिए। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।